नमस्कार। अक्सर ऐसा होता है ना कि जब भी हम भारत की आज़ादी की लड़ाई को याद करते हैं तो कुछ गिने चुने नाम और बड़ी बड़ी घटनाएं ही जहन में आती हैं। लेकिन सच तो ये है कि इतिहास की किताबों में न जाने कितनी ही ऐसी लड़ाइयां दफन हैं जो उतनी ही जरूरी थीं। तो चलिए आज हम उन्हीं पन्नों को पलटते हैं और जानते हैं छत्तीसगढ़ के उन गुमनाम विद्रोहों की कहानी जिन्हें अक्सर भुला दिया गया है। तो आखिर वो कौन सी कहानियां हैं जो इतिहास की किताबों से छूट जाती हैं? आज हम ऐसी ही एक कहानी को खोद निकालेंगे, भारत के बिल्कुल दिल से, यानी छत्तीसगढ़ से। ये कहानी सिर्फ बहादुरी और बलिदान की नहीं है, बल्कि अपनी जमीन और अपनी पहचान को बचाने के लिए चले एक बहुत लंबे, बहुत गहरे संघर्ष की है। तो चलिए इस कहानी के लिए हम चलते हैं छत्तीसगढ़ के बस्तर के घने जंगलों में। ये वो जमीन है जिसने अपनी आज़ादी के लिए एक ऐसा लंबा और अनकहा संघर्ष देखा है जिसके बारे में ज्यादा बात नहीं होती। और ये कोई कुछ सालों की बात नहीं है, हम बात कर रहे हैं 1.5 सदी यानी 150 साल तक चली एक पूरी विरासत की। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते क्या है? इस पूरे लंबे संघर्ष की चिंगारी किसी बाहरी दुश्मन के खिलाफ नहीं भड़की थी। नहीं, इसकी शुरुआत हुई राज परिवार के ही एक अंदरूनी झगड़े से, दो भाइयों की लड़ाई से। और यही वो एक गलती थी जिसने बाहरी ताकतों के लिए बस्तर के दरवाजे हमेशा के लिए खोल दिए। तो इस कहानी का पहला पड़ाव है हल्बा विद्रोह। ऊपर से देखने पर तो ये सिर्फ सिंहासन के लिए दो भाइयों की जंग थी, लेकिन इसके नतीजे इतने गहरे हुए कि उन्होंने बस्तर का भविष्य ही हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो इस टकराव के बीच में थे दो भाई। एक तरफ बड़े भाई अजमेर सिंह, जिन्हें अपनी जमीन के लोगों यानी स्थानीय हल्बा जनजाति का पूरा समर्थन हासिल था, और दूसरी तरफ उनके छोटे भाई दरियादेव, जो सिंहासन पाने के लिए इतने बेचैन थे कि उन्होंने बाहरी ताकतों से मदद मांगने में भी कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। और ये लड़ाई कोई एक बार में खत्म नहीं हुई, ये तो जैसे एक के बाद एक चलती ही रही। देखिए, पहले दरियादेव ने हमला किया पर वो हार गया। फिर वो अपने साथियों के साथ वापस आया और इस बार जीत गया। लेकिन अजमेर सिंह भी कहाँ चुप बैठने वाले थे। उन्होंने हल्बा लोगों की मदद से सिंहासन वापस छीन लिया। पर आखिरकार दरियादेव ने मराठों और अंग्रेजों के साथ मिलकर एक बहुत बड़ी सेना बनाई, और इस बार उसने न सिर्फ जंग जीती बल्कि अपने ही भाई अजमेर सिंह की हत्या कर दी। जीत के बाद दरियादेव का बदला बहुत ही भयानक था। उसने हल्बा जनजाति को, जिन्होंने उसके भाई का साथ दिया था, सबक सिखाने के लिए एक बेहद क्रूर तरीका अपनाया। इसे कहते थे ताड़ झोंकने। ये सजाए मौत का एक ऐसा बर्बर तरीका था जिसमें ऊंचे ताड़ के पेड़ को झुकाकर इंसान पर छोड़ दिया जाता था, जिससे वो कुचलकर मर जाए। ये हमें दिखाता है कि उस जंग की असली कीमत क्या थी। इस क्रूरता का पैमाना सिर्फ एक नंबर से समझा जा सकता है, 7। जी हाँ, कहते हैं कि उस कत्लेआम के बाद पूरी की पूरी हल्बा जनजाति में सिर्फ 7 परिवार ही जिंदा बच पाए थे। ये सोचकर देखिए, ये सिर्फ एक विद्रोह का अंत नहीं था, ये तो लगभग एक पूरे समाज का सफाया था। और इस सब का नतीजा क्या निकला? नतीजा था 1778 की कोटपाड़ संधि। बस एक कागज का टुकड़ा जिसने बस्तर की आज़ादी को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया और उसे औपचारिक तौर पर मराठा नियंत्रण में दे दिया। दो भाइयों की आपसी लड़ाई की कीमत आखिरकार पूरे बस्तर को अपनी आज़ादी खोकर चुकानी पड़ी। तो अब जब बाहरी ताकतों को बस्तर में पैर जमाने का मौका मिल ही गया तो वो इसका पूरा फायदा उठाने लगे। अब लड़ाई घर की नहीं रही, अब संघर्ष था बस्तर के लोगों का उन नई औपनिवेशिक ताकतों के खिलाफ जो उनकी जमीन और उनके संसाधनों का शोषण करने आई थीं। इसी सिलसिले की अगली कड़ी था परलकोट विद्रोह। इसके नायक थे एक स्थानीय जमींदार गेंद सिंह, जो अंग्रेजों के लगाए भारी भरकम टैक्स के खिलाफ उठ खड़े हुए। हालांकि अंग्रेजों ने इस विद्रोह को बड़ी बेरहमी से कुचल दिया और 20 जनवरी 1825 को गेंद सिंह को सरेआम फांसी पर लटका दिया गया। पर उनकी शहादत ने उन्हें अमर कर दिया और वो बस्तर के पहले शहीद के तौर पर जाने गए। इसके बाद एक और विद्रोह हुआ जिसका नारा ही उसकी पूरी कहानी कह देता है, 1 साल का वृक्ष, एक आदिवासी का सिर। ये 1859 के कोई विद्रोह का नारा था, और ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये जंगल के साथ वहां के लोगों के गहरे अटूट रिश्ते का ऐलान था। इसका सीधा मतलब था, अगर 1 साल का पेड़ काटना है तो पहले एक आदिवासी का सिर काटना होगा। पता है, ये विद्रोह इतना कामयाब रहा कि इसे अक्सर छत्तीसगढ़ का अपना चिपको आंदोलन भी कहा जाता है।
आदिवासियों का विरोध इतना जबरदस्त था कि अंग्रेज सरकार को मजबूरन पेड़ों की कटाई के सारे ठेके रद्द करने पड़े। सोचिए, उस जमाने में ये कितनी बड़ी जीत रही होगी। और अब हम पहुंचते हैं इस पूरी कहानी के सबसे बड़े मोड़ पर, 1910 का भूमकाल विद्रोह। ये कोई एक और आम विद्रोह नहीं था। ये तो सालों से दबे हुए गुस्से, शोषण और संघर्ष का एक महाविस्फोट था। और हर बड़ी क्रांति का एक बड़ा नायक होता है। भूमकाल के नायक थे गुंडाधुर, नेतानार गांव के रहने वाले, जिनकी बहादुरी और लीडरशिप के किस्से आज भी सुनाए जाते हैं। उन्हें अक्सर छत्तीसगढ़ का तात्या टोपे भी कहा जाता है, और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इस विद्रोह को जिस तरह से संगठित किया गया था वो कमाल का था। कोई फोन नहीं, कोई चिट्ठी नहीं, बल्कि प्रतीकों का इस्तेमाल हुआ। जैसे लाल मिर्च लगी आम की टहनी, इसका मतलब था कि सबको तुरंत इकट्ठा होना है। धनुष बाण का मतलब था जंग की तैयारी करो। मिट्टी का ढेला, भाले की नोक, हर चीज का एक खुफिया मतलब था, जिससे पूरे बस्तर के गांव एकजुट हो गए। और फिर फरवरी 1910 में विद्रोह की ये आग भड़क उठी, और ऐसी भड़की कि जंगल की आग की तरह फैल गई। 2 फरवरी को पुष्पाल बाजार लूटा गया, 4 को कुकनार बाजार पर धावा बोला गया। 7 फरवरी तक तो एक खुफिया सभा में अंग्रेजी राज के खत्म होने का ऐलान भी कर दिया गया। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि अंग्रेज भी हैरान रह गए। हालांकि आखिरकार अंग्रेजों की बड़ी और संगठित सेना के सामने ये विद्रोह टिक नहीं पाया और उसे दबा दिया गया। लेकिन इसके जो हीरो थे गुंडाधुर, वो कभी पकड़े नहीं गए। वो मानो हवा में गायब हो गए और लोक कथाओं का हिस्सा बन गए। एक ऐसा नायक जो आज भी बस्तर के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। तो जब हम इन सभी विद्रोहों को एक साथ देखते हैं तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। ये सब कोई अलग अलग बिखरी हुई घटनाएं नहीं थीं। नहीं, ये तो एक ही लंबे, लगातार चले आ रहे संघर्ष की मजबूत कड़ियां थीं। सोचिए, 1774 के हलबा विद्रोह से लेकर 1910 के भूमकाल विद्रोह तक, और इनके बीच परलकोट, कोई, मुरिया जैसे कई और विद्रोह। ये 150 सालों से भी ज्यादा समय तक चली प्रतिरोध की एक अटूट चेन थी। हर एक विद्रोह ने आने वाले कल के लिए जमीन तैयार की, और ये सब दिखाता है कि अपनी आज़ादी और स्वायत्तता की चाहत कितनी गहरी थी। और ये सारी कहानी हमें एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। इन अनसुने नायकों की ये विरासत आज हमें न्याय की लड़ाई के बारे में क्या सिखाती है? क्या उनका वो संघर्ष आज भी किसी न किसी रूप में जिंदा है? अंत में ये सिर्फ कुछ विद्रोहों की एक लिस्ट नहीं है, ये एक कहानी है अपनी पहचान को बचाने की, अपनी जमीन पर हक के लिए लड़ने की, और पीढ़ी दर पीढ़ी न्याय की मांग करते रहने के एक कभी न खत्म होने वाले संघर्ष की। एक ऐसी कहानी जिसे याद रखा जाना बहुत जरूरी है।